हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के जो प्रेजेंट में और जो पास्ट में किस तरीके के दंड दिए जाते थे, मतलब टाइप ऑफ पनिशमेंट्स किस तरीके की थी। सेक्शन 53 से और 75 तक इस चीज़ के बारे में आईपीसी में बताया गया है कि क्या तो पनिशमेंट होती है, किस तरीके की पनिशमेंट होती है, क्यों दी जाती है और क्यों दी जाएगी और कितनी दी जाएगी। उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या तो मतलब मृत्युदंड होता है, क्या कारावास होता है, क्या संपत्ति को जब्त करते हैं वो होता है, क्या फ़ाइन होता है। हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पर क्या ये आईपीसी में शुरू से यही दंड चल रहे हैं, क्योंकि ये तो 1860 में बनी थी, उससे पहले क्या दंड के प्रावधान थे उसको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और बहुत बार, जैसे एलएलबी है, एलएलएम है और भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम रिलेटेड हैं जिनमें ये पूछा जाता है कि जो भूतकालीन में क्या क्या सज़ा के प्रावधान थे, मतलब जो पास्ट है हमारा उसमें क्या थे, जो 1860 से पहले पास्ट तो मतलब एक दिन पहले का भी होगा, पर नहीं, हम 1860 से पहले की बात कर रहे हैं कि क्या क्या जो दंड थे उनके क्या क्या प्रावधान थे, किस तरीके के दंड होते थे और क्यों दिए जाते थे और कौन से कार्य पे दंड दिए जाते थे। अब सीधी सी बात है, दंड जब दिया जाता है जब हम कुछ गलत करते हैं। एक सीधा सा उदाहरण लीजिए, जब हम घर में होते हैं, हम कुछ गलत करते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं है, तो क्या होता है, उससे क्या मतलब डांट ही तो पड़ती है ना, हमें कोई शाबाशी तो मिलती नहीं है कि बेटा आप तो ये काम करो। बढ़ावा नहीं देते वो कभी भी, हमें वहीं पे ही रोक दिया जाता है बचपन से। और जब तक हम बड़े ना हो जाएं, जब तक हमें सही गलत का पता ना लग जाए, तब तक हमें रोक दिया जाता है। और बड़े होके भी क्या होता है ना कि पेरेंट्स रोकते हैं हम, अगर उनको कुछ गलत लगता है तो उनके हिसाब से, ठीक है। अब वो एक बात अलग हो गई, पर जो कानून विधि है, जो हम लॉज पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें क्राइम होता है, जो भी मतलब क्राइम है उस चीज़ के बारे में बताया गया कि कहाँ कहाँ दंड मेंशन है, मतलब कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो विधि के अनुसार दंड होते हैं और उसी के अनुसार ही उनको सज़ा का प्रावधान होता है। तो आइए हम जानते हैं पूरी बातें। तो ये है दंड के सिद्धांत, 5 तरीके के, मतलब दंड के मुख्यतः 5 सिद्धांत है। पर ये आईपीसी में मेंशन वैसे नहीं है कि कोई क्लॉज हो या फिर कोई सेक्शंस हो, नहीं, ये आईपीसी में बताया गया है कि पहले जो भूतकालीन में क्या क्या दंड के प्रावधान चलते थे। तो जो दंड के प्रावधान चलते थे पहले 5 तरीके के चलते थे, वो कौन कौन से हैं। प्रतिशोधात्मक मतलब रेट्रीब्यूटिव, प्रतिरोधात्मक डेट्रेंट, निरोधात्मक प्रिवेंटिव और सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव और आदर्शात्मक आइडियलिस्टिक। मतलब ये हर एक सिद्धांत अपने अपने युग में थे। और मतलब बोलते हैं ना कि पहले जो युग चलते थे उनको राजा मतलब सम्राट होता था, वो दंड देता था। और अब क्या है, अब हमारी कानून विधियाँ हैं, तो प्रत्येक राज्य की पहले अलग अलग अपनी कानून विधियाँ थी, उसके हिसाब से सब दंड दिए जाते थे। पर अब तो एक ही लो है, आईपीसी। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं, रेट्रीब्यूटिव, मतलब इसका मतलब सीधा सा है टिट फॉर टैट। ठीक है, ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ इतना सा समझो कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब ये बदले की भावना पर आधारित है। ठीक है, टिट फॉर टैट से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे आँख की, जैसे मान लो अब क्या हुआ, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि मैंने किसी की आँख फोड़ दी, तो उसमें सज़ा का क्या प्रावधान होगा कि वो भी मेरी आँख ही फोड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने किसी का खून निकाल लिया, किसी के हाथ पांव तोड़ दिए, तो वो भी मेरे साथ यही काम करेगा। मतलब इसमें क्या था कि बदले की भावना ली जाती थी, प्रतिशोध नहीं बोलते अपन कि प्रतिशोध है इसके अंदर। तो वो क्या हुआ, रेट्रीब्यूटिव, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जितनी क्षति अपराधी द्वारा पहुंचाई गई है उतनी ही क्षति उसे पहुंचानी चाहिए जब वह अपराधी प्रवृत्ति से मुक्त हो सकेगा। इसका मतलब ये था कि जितनी क्षति आप किसी भी पीड़ित को पहुंचाए, विक्टिम को पहुंचाए, तो आपको भी उतनी क्षति पहुंचनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा।
अब है प्रतिरोधात्मक, मतलब डेटरेंट, मतलब इसके सिद्धांत के अनुसार अपराधी को ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे समाज के अन्य व्यक्ति भी भयभीत हो सके और अपराध से दूर रहें। इसमें अपराधी को उसके अपराध से गंभीर दंड दिया जाता है जिससे वह स्वयं भी अपराध करना छोड़ दे। अब क्या हुआ, प्रतिशोध में तो क्या हुआ, बदले की भावना थी। अब प्रतिरोध, ठीक है, अब रोध हो गया, शो की जगह रो हो गया। तो क्या हुआ, अब रो से आप याद कर सकते हो कि जब तक उसको अच्छे से रुला ना दिया जाए तब तक क्या बोलते हैं, उसको पीछा नहीं छोड़ेंगे। मतलब मान लो मैंने कोई अपराध किया, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत गंभीर अपराध था मेरा, पर क्या हुआ कि जब मुझे सज़ा मिली उस अपराध की तो वो मुझे ऐसी मिली कि जो मैंने गंभीर अपराध किया था उससे भी गंभीर मुझे सज़ा मिली, तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। तो मतलब क्या हुआ, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। प्रतिशोध में तो क्या है, बदले की भावना, और प्रतिरोध में क्या है, आपको जितना गंभीर अपराध किया है उससे गंभीर दंड दिया जाएगा। मतलब रो रो के बुरा हाल होना, आप याद कर सकते हो इससे। अब है निरोधात्मक सिद्धांत। निरोधात्मक मतलब निरोध का मतलब क्या समझेंगे कि बचाव, मतलब निरोध ही कर दिया उसका, मतलब प्रिवेंटिव। इस सिद्धांत के अभिप्राय अपराधी को अपराध करने से रोकना है, मतलब निरोध करना है। जैसे क्या होता है कि अब मैं मान लो कोई आदमी सिगरेट पीता है तो उसको क्या करेंगे, रोकेंगे उसको, मतलब दवाइयाँ देंगे। शराब पीता है तो उसको दवाइयाँ देंगे, तो क्या हुआ, वो निरोध हुआ। और जैसे मान लो मेरी प्रवृत्ति है कि मैं सबको मारती हूँ या फिर मैं कोई क्रिमिनल हूँ, तो क्या होगा, मेरे को रोका जाएगा, जैसे जेल में बंद कर दिया जाएगा कुछ दिन, मतलब क्या बोलते हैं, फिर पैरोल पे छोड़ देते हैं, फिर उनको वापस से बुला लेते हैं, है ना। और फिर मतलब अगर उनका नेचर चेंज होता है तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है प्रोबेशन पे। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलाई गई कि निरोधात्मक, क्योंकि जो प्रतिशोध और प्रतिरोध है वो ठीक नहीं लग रहा था एक टाइम पे। क्योंकि प्रतिशोध में तो क्या हो रहा था कि आप बदले की भावना से जाग रहे थे, मतलब थोड़ा भी कुछ होता तो मतलब प्रतिशोध हो जाता, और ऐसे समाज में बहुत सारे क्रूर चीज़ें होने लग गई थी क्योंकि सभी अपराधी बन गए इस तरीके से तो देखा जाए। और प्रतिरोधात्मक में भी गंभीर दंड दिया जा रहा था, उसको सुधारा नहीं जा रहा था। तो वो भी क्या हुआ, वो प्रतिशोध की भावना उसमें भड़कती कि अगर मेरे को ऐसा अपराध का दंड मिला है तो मैं वापस ऐसा ही करूँगा, सुधरने की बजाय उल्टा, मतलब इंसान मानव के मानसिकता पे असर पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ, निरोधात्मक पर आ गए। निरोधात्मक पर आकर क्या बोले कि अपराधी को अपराध से रोकना है, ठीक है। जिसकी प्रवृत्ति है अपराध तो उसको अपराध से रोकना है, और कोई प्रवृत्ति ना बना ले अपराध को तो उसको भी रोकना है, जिससे समाज सुरक्षित हो सके। जिसके लिए अपराधी को समाज से पृथक कर दिया जाता था, मतलब समाज से अलग कर दिया जाता था उसको, और क्या करता था, कारागार में डाल देते और बहिष्कार आदि करते थे उसका। निरोधात्मक का ये सिद्धांत था। अब हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए, अब 4th आता है सुधारात्मक सिद्धांत। वो निरोधात्मक से क्या हुआ कि कारागार में डाल दिया उसको, समाज से बहिष्कार कर दिया, उसका अपमान किया गया जिससे वो अपराध ना करे, तो उससे क्या हुआ, हीन भावना जागृत हो गई। सुधारात्मक सिद्धांत फिर चलाया गया कि सुधारात्मक का अभिप्राय है अपराधी व्यक्ति को सुधारना है और उसका इलाज कराना है। इसका उद्देश्य अपराधी को अच्छा व्यक्ति बनाना है। इसके लिए अपराधियों को कारागार में अनेक प्रकार का ज्ञान दिया जाता, मतलब पढ़ाया जाता, उनसे काम करवाया जाता और उनको शिक्षा दी जाती, समय समय पर उनको घुमाया जाता ताकि वो सुधार कर सके अपनी प्रवृत्ति का। आज के समय में दंड का सुधारात्मक सिद्धांत ही अधिक उपयोगी माना जाता है। हमने जैसे मान लो हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए, तो अभी तक क्या हुआ, सुधारात्मक में क्या हुआ कि ना तो कोई हीन भावना है, ना प्रतिशोध की भावना है, ना कोई गंभीर दंड की है, क्या है, उनको सुधारा जा रहा है जिससे वो ना तो उनमें कोई ऐसी हीन भावना हो, ना कोई प्रतिशोध की भावना हो, कैसी भी भावनाएं ना हो, वो सिर्फ अच्छे व्यक्ति बन सके अपराधी से। अब 4 पढ़ लिए, अब हम 5वां पढ़ेंगे आदर्शात्मक सिद्धांत, मतलब आइडियलिस्टिक थ्योरी। दंड का मुख्य उद्देश्य भय उत्पन्न करना या अपराधों की रोकथाम करना नहीं है, बल्कि न्याय की स्थापना करना भी है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि जो दंड का मुख्य उद्देश्य, जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, वो किसी अपराधी में भय उत्पन्न करना नहीं है कि वो अपराध ही ना करे, और ना ही अपराधों की रोकथाम करना भी नहीं है कि अपराधों को रोक दिया जाए, क्योंकि हम अपराध को किसी भी कुछ भी कर ले बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि जिसकी मानसिकता बन चुकी होती है वो करेगा ही। आदर्शात्मक सिद्धांत में ये कहा गया।
बल्कि न्याय की स्थापना करना भी है, मतलब न्याय को भी एस्टेब्लिश करना है। यह सिद्धांत कहता है कि उचित यही है कि अपराधी व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाए जितना अपराध की प्रवृत्ति के अनुकूल हो, ना तो ज़्यादा दिया जाए ना कम दिया जाए, जितना अपराध की प्रवृत्ति के अनुकूल हो उसके हिसाब से दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति अपराध अनैतिकता के विवश होकर करता है। अतः दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी व्यक्ति को नैतिक बनाना है। तो इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति अपराध अनैतिकता के विवश होकर करता है, तो वो कुछ गलत करता है तो वो एथिक्स को भूल जाता है अपने, तो उसको याद दिलाना। अब हम पढ़ते हैं आईपीसी में दंड के प्रावधान कहाँ हैं। तो 53 से 75 तक है। 53 में क्या है, दंड, मतलब दंड के बारे में बताए कितने होते हैं। फिर 53 ए में डाल दिया कि निर्वसन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। फिर 54 में है लघु दंडादेश का लघुकरण करना, मतलब जो लघु दंडादेश है उनका लघुकरण कर दिया। फिर 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। तो 53 और 55 इम्पोर्टेंट है। फिर है 55 क्या है, मतलब 55 ए एक सेक्शन डाला समुचित सरकार की परिभाषा। सरकार की परिभाषा और भी कहीं है आईपीसी में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर 56 क्या हुआ, उसको निश्चित कर दिया। फिर 57 में आता है दंड अवधियों की भिन्न। 58 भी क्या हुआ, निश्चित कर दिया। 59 भी निश्चित कर दिया, मतलब 56 भी, 58 और 59 तीनों सेक्शन नहीं है। तो ऐसे ये जो 3 सेक्शन नहीं है पर आईपीसी में लिखा हुआ है, धारा 58 सेक्शन 59 56 ऐसे लिखा हुआ है, पर उसमें लिखा हुआ है आगे निश्चित। फिर है सेक्शन 60 दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। जो दंड दिया गया है कारावास का, उसके मामले में कारावास का क्या होगा, कठिन भी हो सकता है या सादा भी हो सकता है। फिर 61 62 को भी हटा दिया गया। बहुत सारे सेक्शंस हैं आईपीसी में जिनको हटा दिए गए हैं। पहले भी मैंने बताया, जैसे 13 सेक्शन है क्वीन का बताया था मैंने, उस पर क्वेश्चन भी बनता है कई बार। फिर 63 है जुर्माने की रकम, मतलब जुर्माने की रकम कितनी होगी। फिर 64 है जुर्माना न देने पर कारावास का दंडावेश, मतलब से सेक्शन से इस हो रहा है आपको क्लियर। फिर है 65 जब कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जाएँ, मतलब जब दोनों दिए जाएँ, और जुर्माना न देने पर कारावास, ठीक है, जबकि अपराध केवल जुर्माने से ही दंडनीय हो, ठीक है, क्योंकि कारावास और जुर्माना दोनों दिया गया, जबकि जुर्माना न देने पर कारावास, क्योंकि जुर्माना नहीं दिया तो कारावास की अवधि बढ़ा देते हैं, और जबकि अपराध क्या हो, केवल जुर्माने से ही दंडनीय होता उस टाइम पर कारावास दे दिया जाता है। फिर 66 है जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। 67 है जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से ही दंडनीय हो। 68 है जुर्माने देने पर कारावास का पर्यवसन हो जाना। 69 है जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दिशा में कारावास का पर्यवसन। फिर 70 है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रणीय होना, ठीक है। फिर 71 है कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड, बहुत सारे अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की जो अवधि होती है वो कितनी होगी, उसके बारे में बताया 71 में। और जो 70 में है वो 6 वर्ष के भीतर, ये याद रखो, इम्पोर्टेंट है। बाद है कि हमने जैसे 53 से 71 तक देख लिए, तो जो इनमें है जैसे 67 है इम्पोर्टेंट, 70 भी इम्पोर्टेंट है और 69 भी। फिर है 72 में कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में ये कथित है कि ये संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। ये इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यूपीएपीओ में बनते हैं और आरजेएस में, और भी बहुत सारे ऐसे लॉ के एग्ज़ाम होते हैं। 73 है एकांत परिरोध, और 74 है उसकी अवधि एकांत परिरोध की, ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों। और फिर 75 है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, ठीक है। तो ये ऐसे 75 सेक्शंस के नेम है, मैंने आपको बता दिए अच्छे से। आईपीसी के सेक्शन 53 की बात करते हैं, उसमें फर्स्ट दे रखा है मृत्युदंड। मृत्युदंड में क्या क्या बताया उसके बारे में बताते हैं। ये सविता गलत लिखा है, संहिता आएगा। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, ठीक है, और फिर विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित किया जाना जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो, धारा 132। ऐसा मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिसके कारण निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सके। और फिर है हत्या,
तो ये सारे सेक्शंस किसके हैं? मृत्युदंड के। और भी है, फिर है किसी अवयस्क, पागल या उन्मत्त को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, 305 में। फिर ऐसी डकैती, आत्महत्या जिसमें हत्या कारित की गई हो, 396 में। और फिर है 307 सेक्शन, क्योंकि उपयुक्त अवस्थाओं में मृत्युदंड दिया जा सकता है पर न्यायालय इसके लिए आबद्ध नहीं है। CRPC में सेक्शन है 28 के अनुसार सेशन न्यायाधीश व अपर सेशन न्यायाधीश को मृत्यु दंडादेश पारित करने की अधिकारिता है, लेकिन ऐसे दंडादेश की पुष्टि किससे करेगा? हाई कोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो। पहला मृत्युदंड है, फिर उसके बाद है आजीवन कारावास। संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास का अभिप्राय 20 वर्ष तक के कारावास से होता है। एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया कि आजीवन कारावास से अभिप्राय कठोर आजीवन कारावास से है। कई जगह 14 ईयर भी मेंशन है, किसी जगह 20 ईयर है, तो वो अलग अलग केसेस में आया है, वो मैं आपको डिटेल से अलग वीडियो में बना के समझा दूंगी। कारावास। कारावास भी 3 प्रकार के होते हैं: कठोर, साधारण, एकांत कारावास। कठोर कारावास के अंतर्गत क्या होता है? अपराधियों से क्या होता है? कठिन श्रम करवाया जाता है, जैसे मिट्टी खोदना, पानी खींचना, लकड़ी काटना। जबकि साधारण कारावास में अपराधी को केवल कैद किया जाता है, उससे कोई कार्य नहीं करवाया जाता। इससे बिल्कुल विपरीत एकांत कारावास का उल्लेख है, जो अभी मैंने बताया था 73-74 में। तो 73 में एकांत कारावास के बारे में बताया, जबकि 74 में उसकी अवधि के बारे में। अब है संपत्ति का कब्जा करना। दंड का प्रकार है कि आज के समय में लुप्त सा हो गया है ये वाला, संपत्ति को जब्त करना। केवल निम्नलिखित अपराधों में अपराधी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने का दंड दिया जाता है, जैसे भारत सरकार में मैत्री रखने वाले राज्यों से लूटपाट, 126, फिर 127 सेक्शन है, और फिर 169 सेक्शन है कि किसी लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति का क्रय किया जाना, जिसके लिए इस प्रकार की संपत्ति को क्रय करना मना है। जुर्माना। भारतीय दंड संहिता में अनेक ऐसे अपराधों का वर्णन किया गया जिनमें दंड के लिए केवल जुर्माने की व्यवस्था है। कैसी अपराध है जिसके जुर्माना और कारावास दोनों की व्यवस्था है? भारतीय दंड संहिता की धारा 63 से 70 तक जुर्माने के संबंध में बताया गया। अभी मैंने सेक्शंस पढ़ाए हैं उनके बारे में। वर्तमान समय में विधि के अंतर्गत दंड के यही प्रकार प्रचलन में है और इन्हीं की सहायता से अपराधी को उसके अपराध के अनुरूप दंड दिया जाता है और उसमें सुधार करने की पर्याप्त कोशिश की जाती है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझाया है टाइप ऑफ पनिशमेंट्स का, ये जैसे LLB हुआ, आपकी जो RJS है, और भी लॉ रिलेटेड है जैसे APO है, ये सब में ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लिख सकते हो अच्छे से।